क्या आप जानते हैं कि इंडिया में एक ऐसी इंडस्ट्री चल रही है जिसका ना कोई सीईओ है, ना कोई ऑफिस है और ना कोई जीएसटी नंबर, लेकिन इन सब के बावजूद इस इंडस्ट्री का टर्नओवर अरबों में है। एक ऐसी इंडस्ट्री जो 24 घंटे चलती है, जहां हर दिन लाखों के ट्रांजैक्शन होते हैं और सबसे हैरानी की बात, इस सिस्टम का हिस्सा जाने अनजाने में हम और आप भी हैं, क्योंकि यह इंडस्ट्री इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी पर चलती है। हमारे इमोशंस पर, यहाँ के लोगों की फीलिंग को समझा नहीं जाता, बल्कि बिजनेस स्ट्रैटेजी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ दर्द भी बिकता है, आंसू भी बिकते हैं और कई बार तो मासूमियत तक की कीमत तय होती है। इस दुनिया में कुछ चेहरे सिर्फ चेहरे नहीं होते, वो अर्निंग सोर्सेस होते हैं और इस पूरे नेटवर्क को चलाने वाले लोग इतने पावरफुल होते हैं कि बिना सामने आए हजारों जिंदगियों को कंट्रोल करते हैं। और इनमें सबसे डरावनी बात यह है कि यह सब हमारी आंखों के सामने होता है, हर दिन, हर शहर में, लेकिन फिर भी हमें दिखाई नहीं देता। आज जो सच आप जानने वाले हैं, उसके बाद शायद आप अपने आसपास की दुनिया को पहले की तरह कभी ना देख पाएंगे। जरा इस तस्वीर की कल्पना कीजिए, एक छोटा सा बच्चा फटे हुए कपड़े, आंखों में बेबसी, हाथ में एक कटोरा लिए आपकी गाड़ी के पास आकर खड़ा हो जाता है। आप शीशा नीचे करते हैं, जेब से 10 या 20 रुपए निकालकर उसके हाथ में रख देते हैं और फिर एक सुकून के साथ आगे बढ़ जाते हैं। आपको लगता है कि आपने किसी भूखे का पेट भर दिया, एक अच्छा काम कर दिया, शायद थोड़ा पुण्य भी कमा लिया। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी रुक कर यह सोचा है कि आपकी वही 10 रुपए की छोटी सी नोट आखिर जा कहाँ रही है? क्या वो सच में उस बच्चे की जिंदगी बदल रही है, या फिर वो इंडिया की एक ऐसी विशाल अनऑर्गेनाइज्ड और अनटैक्स्ड इकोनॉमी को फ्यूल कर रहा है, जिसका टर्नओवर देश की कई बड़ी टेक कंपनीज और स्टार्टअप से भी ज़्यादा है। सबसे डरावनी बात यह है कि हम में से ज़्यादातर लोग अनजाने में इस पूरे सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं, एक ऐसे बिजनेस मॉडल का हिस्सा जो पूरी तरह से इंसानी मजबूरी, गरीबी और इमोशंस पर चलता है। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत की उस सबसे बड़ी इनविजिबल इंडस्ट्री की, जिसके बारे में हर कोई रोज देखता है लेकिन समझता बहुत कम है। भारत की बेगिंग इंडस्ट्री, एक ऐसी इंडस्ट्री जिसका ना कोई कॉर्पोरेट ऑफिस है, ना कोई जीएसटी ऑफिस है, ना कोई टैक्स रिकॉर्ड है, लेकिन फिर भी इसका एस्टिमेटेड टर्नओवर 20 बिलियन यानी कि लगभग 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। जी हाँ, इतना पैसा कि ये इंडिया की कई बड़ी टेक स्टार्टअप और एफएमसीजी कंपनी के रेवेन्यू को भी टक्कर देती है। शॉक लगा? लगना भी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ गरीबी की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस मॉडल की कहानी है जो इंसानी इमोशंस, सिंपैथी और मजबूरी पर खड़ा है। आज के इस डीप डाइव रिसर्च में हम इस बेगिंग माफिया की एक एक लेयर को खोलेंगे। हम जानेंगे कि कैसे कोई भिखारी करोड़ों की प्रॉपर्टी का मालिक बन जाता है, कैसे मासूम बच्चों को प्रोडक्ट्स की तरह रेंट पर इस्तेमाल किया जाता है, और क्यों तमाम लॉज और गवर्नमेंट स्कीम्स के बावजूद ये प्रॉब्लम्स खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आज हम डिकोड करेंगे कि गरीबी के इस बिजनेस मॉडल का वो काला सच, जिसके बारे में शायद आपने कभी पहले इतनी गहराई से नहीं सुना होगा। साल 2011 के डेटा के हिसाब से इंडिया में ऑफिशियली 4.13 लाख भिखारी है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में ये संख्या अब 15 लाख को क्रॉस कर चुकी है। अब एक सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। अगर एक बिजी सिग्नल पर एक भिखारी दिन भर में 600 से 1000 रुपए कमाता है, जो कि एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, तो उसकी महीने की कमाई 25,000 से 30,000 रुपए होती है। ये एक एवरेज कॉर्पोरेट एम्प्लॉय की इन हैंड सैलरी से कहीं ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात है, ये पूरा पैसा टैक्स फ्री होता है। नो जीएसटी, नो इनकम, नो टैक्स। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम पूरे देश के भिखारियों की डेली इनकम की एवरेज निकालें, तो ये लोग मिलकर महीने का 960 करोड़ रुपए कमाते हैं। साल का हिसाब लगाएंगे तो ये आंकड़ा फ्लिपकार्ट और जोमैटो जैसी कंपनीज के रेवेन्यू को टक्कर देती है।
मिलिए भरत जैन से। मुंबई के परेल इलाके में रहने वाले भरत जैन कोई साधारण आदमी नहीं है। इन्हें दुनिया का सबसे अमीर भिखारी कहा जाता है। इनकी नेटवर्थ 7.5 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इनके पास मुंबई में 1.2 करोड़ का एक 2 BHK फ्लैट है और थाने में 2 दुकानें हैं जहां से इन्हें 30,000 रुपए महीने रेंट आता है। ये आज भी मुंबई के आजाद मैदान में भीख मांगते दिख जाएंगे क्योंकि ये उनके लिए एक हाई यील्डिंग प्रोफेशन है जिसे भरत जैन ही नहीं बल्कि इस लिस्ट में और भी नाम है। पप्पू कुमार पटना रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते हैं लेकिन इनके बैंक अकाउंट में 1.25 करोड़ रुपए जमा है। मुंबई के बिरजू चंद्र आजाद की जब 2019 में एक ट्रेन एक्सीडेंट में मौत हुई तो पुलिस को उनके घर से 15 लाख कैश और 87 लाख की फिक्स्ड डिपॉजिट मिली और कोलकाता की लक्ष्मी दास साल 1964 से भीख मांग रही हैं और इनकी महीने की कमाई 30,000 रुपए से ज्यादा है। इन केस स्टडीज से एक बात तो साफ है, बेगिंग अब सिर्फ सरवाइव करने का जरिया नहीं बल्कि वेल्थ क्रिएट करने का एक टूल बन गया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये सब इतना सिंपल है? नहीं। भारत में बेगिंग अब सिर्फ मजबूरी नहीं बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बन चुका है। बड़े शहरों में हर सिग्नल, हर मंदिर और हर टूरिस्ट स्पॉट को अलग अलग टेरिटरीज में बांटा गया है। कौन किस जगह पर बैठेगा ये गैंग के लीडर या ठेकेदार तय करते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक भिखारी जो भी कमाता है उसका एक बड़ा हिस्सा इन माफियाज के पास जाता है और सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि इस धंधे में छोटे बच्चे तक को रेंट पर इस्तेमाल किया जाता है। न्यूज़ रिपोर्ट और स्टिंग ऑपरेशन ने खुलासा किया है कि कई बार ऐसे बच्चों को जो ठीक से चलना भी नहीं जानते 500 से 1000 रुपए पर डे के हिसाब से रेंट पर इन भिखारियों को दिया जाता है क्योंकि एक औरत की गोद में सोता हुआ बच्चा लोगों के अंदर एम्पैथी और सिंपैथी दोनों पैदा करता है। लोग ज्यादा पैसे देने लगते हैं और यही लालच पूरे धंधे को चाइल्ड ट्रैफिकिंग जैसे खौफनाक अपराध से जोड़ देते हैं, जहां हर साल हजारों मासूम बच्चे गायब हो जाते हैं और फिर इंसानी भावनाओं को बेचने वाले इस काले बिजनेस का हिस्सा बना दिए जाते हैं। कुछ साल पहले की यह खबर है, बैंगलोर में एक बड़ी एमएनसी में काम करने वाले कपल ने अपने साल भर के बच्चे की देखभाल के लिए एक नैनी रखी। कपल खुश था और अब वह आराम से अपने काम पर जा सकते थे। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट तब आया जब ज्यादा पैसों की लालच में उस नैनी ने उस मासूम बच्चे को भिखारियों के गैंग को पर डे रेंट पर देना शुरू कर दिया, जिसका उस नैनी को अच्छा खासा पैसा मिल रहा था। वह लोगों से उस बच्चे को पूरे दिन नशे के इंजेक्शन लगा के रखते थे ताकि बच्चा सोता रहे और किसी को कोई शक भी ना हो। लेकिन धीरे धीरे बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी कम होने लगी और वह चिड़चिड़ा रहने लगा, जिसके कारण कपल भी परेशान थे क्योंकि वह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनका बच्चा ऐसा बिहेव कर क्यों रहा है। कई महीनों तक यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। फिर जब एक दिन उस बच्चे के माँ बाप जल्दी घर आ रहे थे तो उन्होंने रास्ते में रेड लाइट पर अपना बच्चा एक भीख मांगने वाली औरत के हाथ में देखा। तब जाकर यह सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आई। इस घटना ने एक बात पूरी तरह साफ कर दी कि इन लोगों की इंसानियत और भावनाएं इस कदर मर चुकी हैं कि अपने लालच और पैसों के लिए ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं। इन्हें उन मासूम छोटे बच्चों की तकलीफ, दर्द और बचपन से कोई मतलब नहीं है क्योंकि इनके लिए इंसानी जिंदगी भी सिर्फ कमाई का एक जरिया बन चुका है। यह लोग बच्चे को सुलाकर रखने के लिए सस्ते नशे, अफीम या हैवी पेन किलर्स देते हैं ताकि वो पूरा दिन धूप में बिना रोए सोता रहे। इससे भी ज्यादा घिनौनी बात यह है कि कई बार बच्चों को जानबूझकर डिसेबल कर दिया जाता है, एसिड से जलाया जाता है, इनके हाथ पैर तक काट दिए जाते हैं या उनके हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं क्योंकि डिसेबिलिटी का मार्केट रेट सबसे ज्यादा है। इट्स हार्ट रेंचिंग बट इट्स अ बिजनेस स्ट्रैटेजी फॉर देम। रिसर्च के मुताबिक अगर एक भिखारी के साथ एक डिसेबल बच्चा है
तो उसकी कमाई में 35% तक बढ़ जाती है। यह साइकोलॉजिकल मार्केटिंग का सबसे घटिया रूप है। आखिर ये बेगिंग इंडस्ट्री इतनी सक्सेसफुल क्यों है? इसके पीछे दो सबसे बड़े कारण हैं। पहला, हमारा रिलीजियस बिलीव्स और दूसरा, सिस्टम की कमजोरियां। भारत में बचपन से हमें अपने बड़ों के द्वारा यही सिखाया जाता है कि दान करने से पुण्य मिलता है और किसी गरीब को पैसा देने के भगवान की सेवा के बराबर है। यही वजह है कि जब हम किसी सिग्नल पर फटे कपड़ों में बैठे इंसान या गोद में बच्चे को देखते हैं तो हमारे अंदर एक गिल्ट और सिंपैथी पैदा होता है। हम वो 10 रुपए उसकी जिंदगी बदलने के लिए नहीं, बल्कि अपने मेंटल पीस और यह एहसास पाने के लिए देते हैं कि हमने अपना फर्ज निभा दिया। लेकिन यही सोच इस पूरे माफिया का सबसे बड़ा फ्यूल बन चुकी है। रियलिटी ये है कि हमारा दिया हुआ पैसा अक्सर किसी बच्चे की पढ़ाई या खाने पर खर्च नहीं होता, बल्कि उन ठेकेदार और गैंग लीडर्स तक पहुंचता है जो इस रैकेट को चलाते हैं। और दूसरी तरफ कानून भी लगभग बेअसर साबित होता है। भारत में बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट 1959 जैसे कानून मौजूद हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन बेहद कमजोर है। पुलिस कार्रवाई तो करती है, लेकिन रिहैबिलिटेशन सेंटर की खराब हालत, जेलों में जगह की कमी और लीगल लूप होल्स की वजह से ये लोग फिर से सड़कों पर लौट आते हैं। यानी एक तरफ लोगों का फेथ और गिल्ट इस इंडस्ट्री को जिंदा रखता है और दूसरी तरफ सिस्टम की नाकामी इसे खत्म नहीं होने देती। इस इंडस्ट्री की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये समय के साथ साथ खुद को लगातार अपग्रेड और अडेप्ट कर रही है। पहले भीख सिर्फ सड़कों, सिग्नल्स और मंदिरों तक सीमित थी, लेकिन अब डिजिटल इंडिया का असर इस दुनिया में भी साफ दिखाई देता है। आज अगर आप किसी भिखारी से कह दें कि भैया चेंज नहीं है, तो वो तुरंत अपनी जेब से QR कोड निकाल देता है। यानी कैशलेस इकोनॉमी ने बेगिंग को भी डिजिटल बना दिया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब इस रैकेट ने इंटरनेट और सोशल मीडिया की दुनिया में भी कदम रख दिया है, जिसे लोग साइबर बेगिंग या बेगिंग 2.0 कहते हैं। फेक इमोशनल स्टोरीज, बीमार बच्चों की झूठी तस्वीरें और दिल को छू लेने वाले वीडियोस बनाकर GoFundMe जैसे प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर डाले जाते हैं, ताकि लोगों की सिंपैथी को ऑनलाइन कैश में बदला जा सके। इंटरनेशनल ऑडियंस से डॉलर्स में डोनेशन मांगे जाते हैं और बिना धूल धूप या सिग्नल पर खड़े हुए सीधे बैंक अकाउंट में पैसे पहुंच जाते हैं। यानी टेक्नोलॉजी जो लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए आई थी, उसे भी इस इंडस्ट्रीज ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सीख लिया है। तो क्या इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है? क्या ये सिस्टम हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं। असली जरूरत चैरिटी नहीं, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन की है। हमें लोगों को कुछ समय के लिए पैसे देने के बजाय उन्हें ऐसी स्किल्स देनी होगी जिनमें वो पूरी जिंदगी सम्मान के साथ जी सके। इसी सोच के साथ वाराणसी के चंद्रा मिश्रा ने एक अनोखी पहल शुरू की, जिसका नाम है बेगर्स कॉर्पोरेशन। उनका मानना है कि भिखारियों को सिर्फ दया की नज़र से नहीं, बल्कि पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स की तरह देखा जाना चाहिए। उन्होंने कई भिखारियों को ट्रेनिंग दी, उन्हें बैग्स और हैंडीक्राफ्ट्स बनाना सिखाया, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। और इसका असर भी दिखा। जो लोग कभी सड़कों पर हाथ फैलाकर भीख मांगते थे, आज वही इज्जत से मेहनत करके अपना घर चला रहे हैं। यही इस समस्या का सबसे बड़ा परमानेंट सॉल्यूशन है, क्योंकि किसी को एक दिन की रोटी देने से उसकी भीख सिर्फ कुछ घंटों के लिए मिटती है, लेकिन उसे अगर पैरों पर खड़ा कर दिया तो वो जिंदगी भर सम्मान के साथ जी सके। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मैंने एक बागेश्वर धाम पे भी वीडियो बनाया है, आप उसको ज़रूर देखें। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। धन्यवाद।